अच्छा बच्चों, अब हमारा जो है, अब तक हम लोगों ने इंडिपेंडेंट सैंपल्स के ऊपर किया था, यानी कि टी टेस्ट जितने भी निकाले थे वो इंडिपेंडेंट सैंपल यानी कि आज़ादाना सैंपल पर, आज़ादाना नमूने पर थे। यानी कि दो सैंपल जो थे वो एक दूसरे से आज़ाद थे। अब जो हम निकाल रहे हैं वो डिपेंडेंट के ऊपर निकाल रहे हैं, यानी कि हमारा जो अगला वाला अक़साम है टी टेस्ट का वो है डिपेंडेंट टी टेस्ट। हम डिपेंडेंट टी टेस्ट को पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं। डिपेंडेंट टी टेस्ट को हम पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट कहते हैं। ये खास तौर पर पेयर्ड टी टेस्ट कहाँ इस्तेमाल किया जाए, जहाँ हम एक ग्रुप को ही इस्तेमाल करते हैं एक्सपेरिमेंटल के लिए, यानी कि सिंगल ग्रुप को प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट जब हम करते हैं, यानी कि तजुर्बाती एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन अगर सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन हो तो ख़ास तौर पर टी टेस्ट का, इस तरह की टी टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन अगर हम तजुर्बाती तहकीक में करते हैं तो इस तरीके के टी टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेयर्ड सैंपल का मतलब मैंने पहले ही कहा है, सेम ग्रुप इज़ टेस्टेड और मैच्ड, यानी कि एक ही ग्रुप को दो बार जांच किया जाए या उन दो ग्रुपों को मैच कर लिया जाए, यानी कि दोनों बराबर बना दिए जाएं ग्रुप, या तो एक ही ग्रुप को दो बार जांचा जाए या दो ग्रुप लिए जाएं और उनको मैच किया जाए। अगर ऐसा होता है तो उसको पेयर्ड सैंपल कहा जाता है, यानी कि दो सैंपल को एक देखा जाता है। इसमें ख़ास तौर पर देखने वाली बात यह है कि N1 N2 दोनों जो हैं वो बराबर होते हैं, यानी कि N1 और N2 यानी कि तादाद N1 के अंदर जो तादाद होती है बच्चों की तादाद या सैंपल की तादाद, और N2 में जो होती है वो बराबर होती है, N होता है। और दूसरी बात जो है, N जो है 30 से ज़्यादा होता है। अगर N 30 से ज़्यादा हो और N1 N2 बराबर हो और एक ही ग्रुप को दो बार अगर जांचा जाए या उनके दरमियान टी टेस्ट लिया जाए, उनके दरमियान अगर मैचिंग की जाए तो उस तरह के सैंपल को पेयर्ड सैंपल कहा जाता है। मिसाल के तौर पर मैं मान लीजिए कोई एक ग्रुप है ना, कोई भी मान लीजिए, कोई भी लड़कों का ग्रुप है, मान लीजिए फॉर कीजिए बॉयज़ का ग्रुप है। अब हमने क्या किया, उस बॉयज़ के लिए हमने क्या किया, बॉयज़ का पहले एक प्री टेस्ट किया, उसका औसत स्कोर, यानी कि प्री टेस्ट का मतलब कोई भी तजुर्बा करने से पहले टेस्ट किया उसका, यानी कि कोई तजुर्बा उस पर करें उससे पहले उसका टेस्ट किया गया। और इसी एक सब्जेक्ट पर मजमून पे मान लीजिए औसत स्कोर 70 आया, स्टैंडर्ड एरर जो है, स्टैंडर्ड डिविएशन जो है 6 आया और मीन N 81 आया, यानी कि औसत स्कोर 7 है, मयारी इनहराफ 6 है और N 81 है। अब मान लीजिए जैसे कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, एंग्जाइटी हैज़ नो इफेक्ट ऑन द अर्थमेटिक एबिलिटी। तो किसकी जांच हो रही है, अर्थमेटिक एबिलिटी की, रियाजी की सलाहियत की जांच हो रही है। तो हमने रियाजी की जांच की प्री टेस्ट के ज़रिए और औसत स्कोर 70 पाया, मयारी इनहराफ 6 पाया और N 81 पाया तादाद। अब क्या किया, हमने एंग्जाइटी का टेस्ट लिया और उन पर एडमिनिस्टर किया, इन पर एंग्जाइटी का टेस्ट लिया, और लेने के बाद फिर से एक बार रियाजी का टेस्ट लिया कि क्या देखें कि एंग्जाइटी के टेस्ट को लेने के बाद क्या बच्चों के स्कोर में जो फ़र्क आया है वो एंग्जाइटी की वजह से आया है या नहीं आया है। यानी कि एंग्जाइटी से टेस्ट के देने से पहले ये औसत स्कोर था, एंग्जाइटी के टेस्ट को देने के बाद ये औसत स्कोर निकला, यानी कि प्री टेस्ट ये हुआ 70 का, पोस्ट टेस्ट ये हुआ। एंग्जाइटी का टेस्ट दिया गया, एंग्जाइटी के ऊपर एक तजुर्बा किया गया और उसके बाद हम लोगों ने मैथमेटिक्स का जो एबिलिटी थी वो हमने जांची, यानी कि पहले मैथमेटिक एबिलिटी 70 थी, एंग्जाइटी का टेस्ट कराया, उसके बाद फिर से मैथमेटिक एबिलिटी जांची, 67 पाया, मयारी इनहराफ 5.8 पाया और N 81 पाया। यानी कि देखिए प्री टेस्ट में हमने क्या किया, रियाजी की सलाहियत की जांच की बच्चों की, बॉयज़ की, लड़कों की, और उसका औसत स्कोर 70 पाया, स्टैंडर्ड डिविएशन 6 पाया, N 81 पाया। एंग्जाइटी का
तजुर्बा किया, इंटरवेंशन किया, ट्रीटमेंट किया और उसके बाद फिर से रियाजी का टेस्ट लिया और स्कोर जो पोस्ट टेस्ट का आया वो 67 आया, इनहराफ 5.8 आया और N 81 आया। अब सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि इन दोनों बच्चों में कोरिलेशन भी किया गया और वो कोरिलेशन पाया गया, इनके स्कोरों के बीच में कोरिलेशन। R12 का मतलब है कोरिलेशन, यानी कि दोनों ग्रुप के बीच 1 और 2, यानी कि पहला प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बीच में जो स्कोर आए उनके बीच में कोरिलेशन निकाला गया, 0.82 निकला। अब ये अगर हमको दे रखा है और अगर हम मफरूज़ा ये तैयार करते हैं फिर से नल हाइपोथेसिस वन टेल टेस्ट के लिए कि एंग्जाइटी का कोई असर अर्थमेटिक एबिलिटी के ऊपर नहीं है बच्चों के ऊपर, यानी कि लड़कों के ऊपर एंग्जाइटी का कोई असर उनके रियाजी की जांच में नहीं है, ये अगर हम मफरूज़ा बना रहे हैं नल हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि एंग्जाइटी हैज़ नो इफेक्ट ऑन द अर्थमेटिक एबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, ये वन टेल टेस्ट है और हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि कोई असर नहीं है इसलिए इसका निशान ना असर का ये दिखाया गया है, इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं नल हाइपोथेसिस है। तो सबसे पहला तो ये निकाल दिया। सेकंड टेस्ट जो सेकंड मरहला है वो है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकालना। यहाँ पर मैं थोड़ा अलग तरीके से स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन निकाल रहा हूँ। इकट्ठा भी निकाला जा सकता था जैसे हम पहले निकाल रहे थे, बट इस बार थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ जानबूझकर। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या होता है? सिग्मा 1 अपॉन रूट एन, सिग्मा 1 अपॉन रूट एन। तो सिग्मा 1 कितना था देखिए 6 था और n कितना था 81। इसकी वैल्यू निकल के कितनी आई 0.67, यानी कि 81 का स्क्वायर रूट से निकाला गया 6/9 इज इक्वल्स टू 0.67। इसी तरह से सिग्मा m2 स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन सिग्मा 2 अपॉन रूट 81, 5.8 को फिर से वही किया 5.8 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट से जब बाहर निकाला तो ये 9 आया, इन दोनों को इक्वल टू किया तो 0.64 आया। यानी कि हमने स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन पहले से ही निकाल लिया अलग अलग करके, स्टैंडर्ड ऑफ मीन 1, स्टैंडर्ड ऑफ मीन 2 और एक का 0.67 निकाला, एक का 0.61। अब स्टैंडर्ड एरर का डिफरेंस देखिए सिग्मा m1 और m2 के बीच में, जो कि हम पहले निकाला करते थे एक साथ, अब हमने अलग क्यों निकाला? क्योंकि वजह यह है कि इस बार कोरिलेशन साथ में है। तो अब क्या है फॉर्मूला क्या है? सिग्मा m1 का, यानी कि पहले का जो स्टैंडर्ड एरर है 0.67 उसको 2 बार ज़र्ब करना है, सिग्मा m2 जो कि 0.64 है उसको 2 बार ज़र्ब करना है, और -2r, r ये कौन सा है? वही 1-2 कोरिलेशन वाला, और सिग्मा m1 यानी कि 0.67 इंटू सिग्मा m2 0.64। तो ये देखिए 0.67 का स्क्वायर 0.64 का स्क्वायर 2 इंटू R12 देखिए क्या था हमारा, ऊपर जाइए देखिए 0.82 था, कोरिलेशन था, 2 इंटू 0.82 इंटू 0.67 0.64, इन तमाम को ज़र्ब करना है और इनको पहले ज़र्ब कर लेना है और फिर जोड़ना है। तो इसको जोड़ा 6.67 का स्क्वायर किया, यानी कि 0.67 का स्क्वायर किया तो 0.4489 आया, और 0.64 का स्क्वायर किया यानी कि 2 बार ज़र्ब किया 0.64 को तो 0.4096 आया, और इन सब को इकट्ठा ज़र्ब किया तो 0.7032 आया। अब इन दोनों को 0.4096 और 0.4489 को पहले जोड़ लीजिए और उसको घटाइए 0.7032 से। तो 0.7032 से घटा दिया तो क्या आया देखिए 0.1533, और जब इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो 3 ये क्या है हमारा, याद रखिएगा, स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस ऑफ मीन है, ये है हमारा 0.3941। अब अगला क्या स्टेप था? टी वैल्यू निकालनी है। टी वैल्यू कैसे निकाली? फॉर्मूला वही तो है, m1 माइनस m2 सिग्मा m1 1n/2, ये वाला ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये ऑलरेडी दे रखा है। तो 70 माइनस 67.3941 जो हमने निकाला था, ये 3.3941 यानी कि इशारा 3941 से तकसीम कर देंगे तो ये बचेगा 7.162, 7.612 है, 7 है। अब ये हो गया टी की वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू। डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 क्यों होगा? क्योंकि ये पेयर्ड सैंपल है, डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर मुनस्सिर हैं।
तो n माइनस 1 होगा, 81 माइनस 1 यानी कि 80। यानी कि क्योंकि ये पेयर्ड सैंपल है इसलिए आपको सैंपल का n एक ही बार लेना है, n1 माइनस 1 यानी कि 81 माइनस 1 80। अगला मरहला क्या था, डिग्री ऑफ फ्रीडम 80 है और t जो है वन टेल टेस्ट है। अब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम, अब फिर से टेबल पे आ जाए, अब फिर से देखिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 80 ढूंढेंगे, 60 तक दे रखा है, 80 कहाँ आएगा, वही 120 पर आएगा। क्या 60 से पहले बताया था, 60 से ऊपर वाला 120 है। अब ये वन टेल टेस्ट है, याद रखिएगा। अब वन टेल टेस्ट में 0.05 कहाँ है, देखिए देखिए गौर से देखिए, ये वन टेल टेस्ट में 0.05 है और ये 0.01 है। देखिए वन टेल टेस्ट में 0.05 ये है, 0.01 ये नहीं। तो 0.05 में क्या वैल्यू आ रही है, नीचे जाइए, सबसे आखिरी में जाइए, क्योंकि 81 है तो 1.6545 है, ये है 1.645 है। और इधर से 0.1 टेल टेस्ट में 0.01 देखिए क्या है, आखिरी तक आइए तो आपको मिलेगा 2.326। देखिए फिर से 2.326 यानी कि 0.05 पे 0.01 पे 2.326 है वन टेल्ड पर और 0.05 पर 1.645 है। ये समझ में आ गया, नोट कर लिया। अब इस पे देखिए वही किया हमने, 0.05 पर 1.664 हो गया और वो जो वैल्यू है कितना था 1.645 है और 0.01 पर है 2.576 है, 0.01 पर 2.576 है, ठीक है। और t की वैल्यू 7.612 है। अब हर हालत में t की वैल्यू तो दोनों वैल्यू से ज़्यादा है, कैलकुलेटेड वैल्यू टू कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो ज़्यादा है टेबल वैल्यू से। तो कैलकुलेटेड वैल्यू जो है टेबल, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि टेबल वैल्यू ज़्यादा थी। मफरूज़ा हमने ये बनाया था वन टेल टेस्ट के लिए, क्या बनाया था देखिए, एंग्जाइटी हैज़ नो इफेक्ट ऑन द नल हाइपोथेसिस में, एंग्जाइटी का कोई असर नहीं है अर्थमेटिक एबिलिटी पर। तो क्योंकि टी वैल्यू जो है कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा आई है टेबल वैल्यू से, दोनों के केस में देखिएगा दोनों टेबल वैल्यू से कैलकुलेटेड वैल्यू ज़्यादा है, तो टी कैलकुलेटेड ज़्यादा है टेबल वैल्यू से, इसलिए हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट होता है या ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा एक्सेप्ट होता है। समझ में आई बात।